हाउस ओवरसाइट कमेटी के जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने एप्स्टीन की वो जो फाइल्स थी उसमें से 3 ईमेल्स जारी की जो बराह रास्त ट्रंप का जिक्र करती हैं। अच्छा, पहली ईमेल 2011 की है। इसमें एप्स्टीन लिखते हैं कि ट्रंप वो कुत्ता है जो अभी भौंका नहीं है और कहते हैं कि एक शख्स जो रिपब्लिकन्स के मुताबिक वर्जीनिया गुफरे थी, जो अप्रैल 2025 में खुदकुशी कर चुकी थी, कहते हैं कि मेरे घर में उसके साथ ट्रंप ने घंटों गुजारे थे। अगले हफ्ते हाउस में इन फाइल्स पर कुछ जारी करने या ना करने पर वोटिंग होने जा रही है और मसला यह है कि बहुत से रिपब्लिकन्स इसके हक में वोट कर सकते हैं क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। बहुत से रिपब्लिकन्स ने खुलकर इस पर बात की है कि जनाब हमारे घर में हमारे भी बच्चे हैं, अगर किसी के बच्चे के साथ ये हो रहा है हम ये नहीं कर सकते। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं कि देयर इज नेवर अ डल डे इन व्हाइट हाउस एज फार एज ट्रंप इज देयर। एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी में उनका इंतजार कर रही होती है दूसरी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से शटडाउन से निकलने की बातें हो रही थी कि जनाब गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ शटडाउन, दोबारा से विल बी ओपन, खुल जाएगी और एक नई कहानी शुरू हो गई है। कुछ इस तरीके से है कि जनाब जेफरी एप्स्टीन साहब, जो कि दुनिया के सबसे बदनाम ज़माना जिनसी इस्तेहसाल का जो एक स्कैंडल था उसके मरकज़ी किरदार थे गालिबन, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उनके साथ तवील और पेचीदा रफ़ाक़त के किस्से और कहानियाँ फिर से मशहूर होने लगी हैं। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है बल्कि ताकत, दौलत और जराइम की एक जाल की है जो बरसों से अमरीकी सियासत और समाज को अपने अंदर फंसाए हुए है। तो पहले तो ये समझ लेंगे कि ये बात क्यों अहम है। हुआ कुछ यूं है जनाब कि 12 नवंबर 2025 को हाउस ओवरसाइट कमेटी के जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने एप्स्टीन की वो जो फाइल्स थी उसमें से 3 ईमेल्स जारी की हैं जो बराह रास्त ट्रंप का जिक्र करती हैं। ये ईमेल्स उस वक्त सामने आई हैं जब फेडरल गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो ख़त्म हो रहा है और कांग्रेस दोबारा खुल रही है। ये कोई इत्तेफाकी बात नहीं है। ये ट्रंप की एप्स्टीन से जो उससे मुताल्लिक जो परेशानी है उसको दोबारा से जिंदा कर देती है। जीओपी की क़यादत वाली कमेटी ने भी एप्स्टीन की दस्तावेजात का एक बड़ा सेट जारी किया है जो अभी भी लोग उसका मुआयना कर रहे हैं और उसके बारे में भी जो वाबेला मचेगा वो देखने की बात है। तो आइए जरा कदम ब कदम इस कहानी को खोलेंगे। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन कौन था, फिर उसकी ट्रंप से मुलाकात कैसे हुई, उनका बरसों में क्या रिश्ता रहा और अब ये जो नई ईमेल्स हैं ये क्या बताती हैं, और इन सब के ऊपर हम कोशिश करेंगे जनाब कि ज़रा एक तफसील से गुफ्तगू कर ली जाए और आखिर में एक तज्जिया भी कर लेंगे कि ये जो भूचाल आया है अब की बार, जिसका कि हदफ ट्रंप की ज़ात है, उनका किरदार है, इसका क्या असर पड़ेगा ट्रंप पर और रिपब्लिकन्स की सियासत पर। तो आइए आगाज करते हैं कि जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन। तो जनाब कहानी कुछ इस तरह से है कि जेफरी एप्स्टीन ये 1953 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। एक आम सा लड़का था। इसके वालिदैन दोनों यहूदी थे। वालिद इसके गालिबन गार्डनर थे और वालिदा भी इसी तरह कुछ घरेलू काम करती थी और कोई दूसरी छोटी मोटी मुलाजमत करती थी। और ये एक आम सा लड़का था, कोई बहुत पढ़ाई में तेज नहीं था और बाज जगहों पर ये कहा जाता है कि ये उस्ताद बनना चाहता था, टीचर बनना चाहता था। तालीम की बात करें तो एप्स्टीन ने कूपर यूनियन में दाखिला लिया लेकिन कोई डिग्री हासिल नहीं की, ड्रॉप आउट हो गया। इसके बाद न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कुरान इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में मैथमेटिकल फिजियोलॉजी की तालीम हासिल की, लेकिन 1974 में वहाँ से भी बगैर डिग्री के निकल गया। सवाल यह है कि बगैर डिग्री के इसने कैसे अपना करियर शुरू किया। 1974 में सिर्फ 21 साल की उम्र में एप्स्टीन ने डॉल्टन स्कूल न्यूयॉर्क में फिजिक्स और रियाजी के टीचर के तौर पर काम शुरू किया। यह हैरानकुन बात है क्योंकि इसके पास कोई रस्मी डिग्री नहीं थी। कहा जाता है कि इसे डोनाल्ड बार, जो उस वक्त स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने नौकरी दी। डोनाल्ड बार कौन थे? ये जी विलियम बार के वालिद थे जो ट्रंप के पहले दौरे सदारत में अटर्नी जनरल रहे और उससे पहले जॉर्ज बुश के दौर में भी अटर्नी जनरल रहे थे। तो ये इनके वालिद थे। तो आप कनेक्शन देख लें, कहीं ना कहीं से यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। एप्स्टीन को 1976 में फिर नाकस कारकर्दगी और नामुनासिब रवैये की वजह से स्कूल से
बरतरफ कर दिया गया। फिर इन्होंने फाइनेंसर बनने का सोच लिया और डॉल्टन स्कूल से बरतरफी के बाद एप्स्टीन ने वॉल स्ट्रीट की तरफ रुख किया और इसने बेयर स्ट्रेंज में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया और जल्द ही ऑप्शन ट्रेडर बन गया। 1980 तक वो लिमिटेड पार्टनर बन चुका था, लेकिन 1981 में एक SEC वायलेशन हुई जिसकी वजह से इसे कंपनी छोड़नी पड़ी। इसके बाद एप्स्टीन ने अपनी कंपनी इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप की बुनियाद रखी और 1987 में टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ काम शुरू किया, जो बाद में एक पॉन्जी स्कीम के तौर पर बेनकाब हुई। 1988 में इसने जे एप्स्टीन एंड कंपनी कायम की, जो 1996 में फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी बन गई। इस कंपनी ने अरबपति लेस्ली वैक्सनर की दौलत का उसका इंतजाम किया, उसको मैनेज किया और इससे एप्स्टीन ने लाखों डॉलर की फीस कमाई। कहा यह जाता है जनाब कि ये जो लेस्ली वैक्सनर थे, इनके पास ये बहुत सी एक मिलियनेयर थे और इनके पास बहुत से असासे थे, और जो ये कहा जाता है कि न्यूयॉर्क का 70 मिलियन का मेंशन इनके पास था, वो भी लेस्ली विक्सन्स ने अपनी विल में इनको दे दिया। और कहा जाता है कि इनके पास पावर ऑफ अटर्नी थी लेस्ली विक्सनर की, और वैनिटी फेयर भी गालिबन इन्हीं का था, और बहुत सी इनकी अजीब सी बातें हैं। लेकिन एक इंसान जिसका आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उसका आपके साथ कोई आपका वो बाप नहीं है, चाचा नहीं है, ख़ानदान से नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके लिए इतनी बड़ी दौलत छोड़ जाए और आपको गिफ्ट कर दे, ये एक बड़ी हैरत की बात है। तो यहाँ से कहानी थोड़ी सी इधर से ही थोड़ी मशकूक होनी शुरू हो जाती है। बहरहाल इसके बाद इसकी दौलत बढ़ती गई और इसने पुरतायुश प्रॉपर्टीज़ खरीदनी शुरू कर दी न्यूयॉर्क में। एक 50 जो कि भी $70 मिलियन का जो टाउन हाउस है, इसके बारे में कहा जाता है, जो कि उनको वहाँ से गिफ्ट मिल गया। फ्लोरिडा में $12 मिलियन का मेंशन, न्यू मैक्सिको में $17 मिलियन का रैंच, और फिर पेरिस में $8.6 मिलियन का अपार्टमेंट। अभी कहते हैं कि इनके कुल असासों की तादाद $660 मिलियन से भी ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा मुतनाज़े इसके दो निजी कैरेबियन जजीरे थे, जिन्हें कि ग्रेट सेंट जेम्स और लिटिल सेंट जेम्स कहते थे, जिन्हें कि लोलेता एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। ये जो जजीरे थे, ये इसके जराइम का मरकज़ बन गए थे। इसके बाद बासर अफराद के साथ पार्टियां शुरू हो गई। जनाब एप्स्टीन की दौलत और राब्तों ने उसे बासर शख्सियात के हलकों में मशहूर कर दिया। ये उनमें आना जाना शुरू हो गया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके जहाज़ के फ्लाइट लॉग से पता चलता है कि बिल क्लिंटन ने 2002 से 2003 में 27 बार इसके जहाज़ पर सफ़र किया, और इसने बिल क्लिंटन के दौरे हुकूमत में 17 बार वाइट हाउस का दौरा किया। कहा यह जाता है कि बिल क्लिंटन यहाँ पर अक्सर आया करते थे। बिल क्लिंटन, जिनको के मोनिका लेविंस्की के का जो केस हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी हजीमत उठानी पड़ी थी, शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, और कहा यह जाता है कि वो काफ़ी इस मामले में इस तरफ माइल थे, जिसे कहते हैं कि गलत मामलात की तरफ। और कहा यह जाता है कि एक पेंटिंग है जो कि वहाँ से मिली है एप्स्टीन के घर से, जहाँ पर कि बिल क्लिंटन की वो पेंटिंग है, और जिसमें कि उन्होंने एक किसी खातून का लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। पहले लोग कहते थे कि शायद उन्होंने हिलरी का लिबास पहना हुआ है, लेकिन बाद में ये भी क्या आसाराइयाँ होती रहीं कि नहीं, ये मोनिका लेविंस्की का ड्रेस था और एप्स्टीन को ये सब कुछ पता था। खैर, डोनाल्ड ट्रंप इसके अलावा भी वहाँ पर जाते रहे। इसके बाद प्रिंस एंड्रयू, जो कि अब प्रिंस नहीं रहे, सिर्फ एंड्रयू रह गए हैं, वो भी वहाँ जाते रहे। बिल गेट्स का नाम आता है, स्टीफन हॉकिंग का नाम आता है, यहूद बाराक का नाम आता है, जो कि इसराइल के वज़ीर आज़म थे। इसके अलावा और बहुत सी दीगर मशहूर शख्सियात इससे मिलती थीं। इसके फ़ोन की डायरेक्टरी में रॉबर्ट मर्डॉक, माइकल ब्लूमबर्ग और हत्ता के MBS का नाम भी शामिल है। इसकी पार्टियों में, जो न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और इसके निजी जजीरों पर होती थी, कई बासर लोग शामिल होते थे, लेकिन ये पार्टियां सिर्फ समाजी इज्तिमात नहीं थे। इल्ज़ामात हैं कि इन पार्टियों में नाबालिग लड़कियां मौजूद होती थीं। और सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, बल्कि एप्स्टीन के घरों में छुपे कैमरे, कैंडिड कैमराज होते थे, हिडन कैमरास नस्ब किए गए हुए थे, जिनसे मुबैना तौर पर इन तमाम मकरू हरकत की वीडियोस भी बनाई जाती थी, मुमकिना तौर पर ब्लैकमेल के लिए। एक आर्टिस्ट मारिया फॉर्म्स, उन्होंने ये बताया कि इसके न्यूयॉर्क के घर में एक मीडिया रूम था, जहां पिन होल कैमरा से निगरानी की जाती थी। इसकी गर्लफ्रेंड ग्लेन मैक्सवेल, जो रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी, जो कि एक यहूदी हैं और कहते हैं कि इसराइल के लिए काम करते रहे, बाज़ लोग कहते हैं मोसाद के एजेंट थे, वो इसकी सबसे ज़्यादा करीबी साथी थी। वो 1991 से एप्स्टीन के साथ थी और उसे नाबालिग लड़कियों को भर्ती करने और उन्हें तैयार करने में अहम किरदार अदा करने का इल्ज़ाम है।
वर्जीनिया गिफरे ये एक अलहदा खातून हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मैक्सवेल ने इसे 17 साल की उम्र में जिनसी गुलाम के तौर पर तैयार किया। गिलेन मैक्सवेल वही हैं जिन्होंने बाद में प्रिंस एंड्रयू, जो किसी ज़माने में होते थे अब एंड्रयू हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर इन्होंने पहले कोर्ट में दावा किया, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और बाद में कहा जाता है कि इन्होंने खुदकुशी कर ली। खैर, एप्स्टीन के जराइम का पर्दा 2005 में उस वक्त उठा जब फ्लोरिडा के पाम बीच में वालिदैन ने रिपोर्ट की कि उनकी 14 साला बेटी का जिनसी इस्तेहसाल किया गया है। पुलिस ने 36 लड़कियों की निशानदेही की जिनमें से कुछ की उम्र 14 साल थी, जिनकी एप्स्टीन ने मुबैना तौर पर उनका इस्तेहसाल किया था। 2008 में इसने 2 जराइम, एक नाबालिग को जिस्म फरोशी के लिए हासिल करने और जिस्म फरोशी की तरगीब देने पर गुनहगार करार दिया गया। इसे 18 माह की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वर्क रिलीज की वजह से इसने सिर्फ 13 माह जेल में गुजारे। इस डील को कहते हैं इट्स अ स्वीट डील, मीठी डील कहा जाता है। और इसके प्रोसिक्यूटर एलन डेरेब एकोस्टा थे और इसके प्रोसिक्यूटर एलेन एकोस्टा को बाद में तनकीद का सामना भी करना पड़ा। 2018 में मायामी हेरल्ड की रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने एप्स्टीन के केस को दोबारा खोला, जिससे अवामी गुस्सा फिर से भड़क उठा। 6 जुलाई को इसे न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर जिनसी दहशतगर्दी और साजिश के फेडरल इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। इसे जमानत से इनकार कर दिया गया और वो मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर न्यूयॉर्क में उसे रखा गया। इसके खिलाफ इल्जामात में जिनसी दहशतगर्दी, नाबालिग लड़कियों की स्मगलिंग और साजिश शामिल थी, लेकिन मुकदमे से पहले ही 10 अगस्त 2019 को वो अपने सेल में लटका हुआ पाया गया। एप्स्टीन की मौत के बाद उनकी साथी गिलेन मैक्सवेल 2020 में गिरफ्तार हुई। 2021 में उन्हें सजा हुई और अब वो जेल में है। एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं, यानी उनके जराइम की दस्तावेजात हैं, वो बरसों से जारी हो रही हैं और उनमें मशहूर लोगों के नाम आ रहे हैं। ये फाइल्स अब भी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आई और यही तनाज़ा है, इसी पर बात हो रही है कि जनाब ये फाइल्स क्यों पब्लिक नहीं की जा रही। और यही एजेंडा था जिस वक्त बात की जा रही थी इलेक्शन से पहले। तो ये तमाम रिपब्लिकन, जितने लोग भी अभी हुकूमत का हिस्सा हैं, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, ये सब के सब कहते थे कि हम इन्हें पब्लिक करेंगे। तो आइए अभी देखते हैं कि मामला कैसे चलता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ क्यों किया जाता था। ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता था। इल्जामात ये लगाए जाते हैं कि जनाब बड़ा गिलेन मैक्सवेल के वालिद, जिस तरह मैंने आपको बताया, उनका भी ताल्लुक मुसाद से और इसराइल से बताया जाता है और कहा जाता है कि सबके पीछे एक सेहूनी लॉबी थी। ऐसे ही नहीं था, बाज लोग इसे वेपन्स डील से भी जोड़ते हैं, बाज लोग कहते हैं कि जी डिफेंस की जो इंडस्ट्री है उसका भी ताल्लुक है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है वो ये भी है कि इसके पीछे सेहूनी लॉबी थी और जो एप्स्टीन है ये मुसाद के लिए काम कर रहा था। ये हनी ट्रैपिंग करता था बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की, सियासतदानों की। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर क्लिंटन और ट्रंप जैसे लोग वहां जा रहे हैं तो लेवल क्या होगा, या बिल गेट्स वहां जा रहा है तो किस तरह के लोग होंगे, चाहे उनके पास पैसा हो, चाहे उनके पास इल्म हो, स्टीफन हॉकिंग जैसे लोग हों। इस तरह के लोगों को बुलाकर इनको वहां पर बुलाया जाता था, हनी ट्रैप किया जाता था और बाद में ब्लैकमेल किया जाता था। बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एमबीएस, स्टीफन हॉकिंग, लामतनाही लोगों की फहरिस्त है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि फिर इनसे किस किस किस्म के फैसले लिए जाते होंगे जो इसराइल के हक में हो। तो ये भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, एक साजिशी नजरिया है जो कि इसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। अब आइए जरा ट्रंप और एप्स्टीन की रफाकत जो है उसके ऊपर देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों तारीख के किस मोड़ पर एक दूसरे से मिले और कहानी कहां तक पहुंची। सदर डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती, ये रफाकत कम से कम 1992 से शुरू होती है। इस साल एक वीडियो में दोनों को हंसते हुए देखा जा सकता है। ट्रंप का मारालगू रिजॉर्ट जो है फ्लोरिडा में, जहां ट्रंप जवान खवातीन के साथ नाच रहे थे और एप्स्टीन उनके साथ बातचीत कर रहे थे। ये वीडियो बहुत आम है और उनके कान में कुछ कहते हैं और वो हंसने लग जाते हैं, एक मकरू हंसी जो शायद दुनिया की सबसे मकरू तरीन हंसी थी। ये वीडियो अब भी दस्तयाब है और ये दिखाई जाती है और ये भी दिखाती है कि दोनों कितने ज्यादा करीब थे। 1993 में दोनों एक कैफे की इफ्तिताही तकरीब में गए। इस साल ट्रंप ने एप्स्टीन को अपनी शादी में मदऊ किया। 1995 में एक लड़की मारिया फार्मर जो एप्स्टीन के लिए काम कर रही थी, उसने बताया कि रात देर गए एप्स्टीन ने उसे बुलाया। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी टैक्सी के जरिए वहां पर जा सकूं, तो मैंने अपनी रनिंग शॉर्ट्स पहनी और मैं भागती भागती वहां पर पहुंची।
तो कुछ देर के बाद सूट पहने हुए एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और मुझे बाद में पता चला कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप है। और उसने कहा कि उसने मेरे, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तो वो जिस तरीके से मेरी टांगों की तरफ देख रहा था और मेरी तरफ देख रहा था, वो मैं बहुत उससे खौफजदा होगी। इट वॉज वेरी क्रीपी। और फार्मर ने कहा कि मैंने उसके बाद एक अजीब सी शक्ल बनाई उसको, जैसे कि मैं अग्रेसिव हो रही हूँ। तो ये थोड़ा सा पीछे हो गए ट्रंप, और इतनी देर में एप्स्टीन आ गया और बोला कि नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है। उसके बाद दोनों कमरे से बाहर निकल गए और फार्मर ने सुना कि ट्रंप कह रहे थे कि वो समझे कि उसकी उम्र 16 बरस है। फार्मर ने ये वाकया पुलिस को बताया, लेकिन ट्रंप का इनकार है। वो कहते हैं कि जी मैं तो कभी एप्स्टीन के दफ्तर में गया ही नहीं हूं। 1993 से 1997 तक ट्रंप कम से कम 8 बार एप्स्टीन के निजी तैयारे पर सफर कर चुके हैं, जो बाद में लोलेटा एक्सप्रेस कहलाया। लोलेटा एक नॉवल है जिसमें कि एक अंडर एज लड़की का एक अफेयर दिखाया गया है, और जब भी इस तरह के किसी मामले को रेफर करना जाता है किया जाता है तो लोलेटा का नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसीलिए वो इसको लोलेटा एक्सप्रेस कहा जाता था। 1997 में दोनों विक्टोरिया सीक्रेट की 2 पार्टियों में मिले और मरा-लागू में फोटो भी हुए, फोटो सेशंस भी हुए। कहा जाता है कि इसी साल ट्रंप ने एप्स्टीन को एक किताब भी तोहफे में दी, जिस पर के और भी बहुत कुछ लिखा था, उनकी तारीफ की गई थी और अपनी दोस्ती की गुफ्तगू की गई थी, उसको मेंशन किया गया था। ये तफसील जो है वो दस्तावेजात में है। लेकिन ये चीज़ें इनकी कुर्बत को जाहिर करती है। फिर एक बर्थडे कार्ड जो कि इन्होंने डिनाई किया और उसके बाद उसको नशर कर दिया गया और उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत हैं। उसके बारे में भी कहा जाता है कि जी ये बड़ा एक नाजेबा किस्म का कार्ड था, और ट्रंप ने इस बात पर सू भी किया हुआ है अमेरिकन मीडिया को। अब एक और नाम उस पर भी बात कर लेते हैं, जो है वर्जीनिया गिफरे, जो कि मैंने पहले आपको बताया प्रिंस एंड्रयू वाली। 1997 में ये 16 साल की लड़की दरअसल मरा-लागू के स्पा में काम कर रही थी। वहां गिलेन मैक्सवेल ने इसे देखा और इसे भर्ती किया एप्स्टीन के लिए मसाज करने के लिए। गफरे ने बताया कि वो बरसों तक जिनसी इस्तेहसाल का शिकार नहीं। 25 साल बाद 2022 में ट्रंप ने तस्लीम किया कि वो जानते थे कि मरा-लागू से जवान लड़कियों को भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लड़कियां थीं और वर्जीनिया भी स्पा में काम करती थी शायद। एप्स्टीन ने इसे चोरी किया। गिलेन मैक्सवेल इनके पास आती थी खवातीन को और इनको भर्ती किया करती थी। 1999 में गफरे की भर्ती के 2 साल बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को इंटरव्यू दिया और एप्स्टीन को कहा कि ये बहुत ही जबरदस्त आदमी है। ये अल्फाज आज भी याद किए जाते हैं और मीडिया में बार बार प्ले भी किए जाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। 2000 की दिहाई में दोनों की मुलाकातें जारी रहीं। एप्स्टीन फ्लोरिडा में रहते थे, ट्रंप भी, तो पार्टीज में और सोशल सर्कल्स में मुलाकात होती रहती थी। 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को कहा कि मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं, ये एक बहुत अच्छा लड़का है, ये लड़कियों को पसंद करता है, जितनी जवान उतनी बेहतर। अब ये इक्तबास मशहूर है और ये एप्स्टीन की फितरत को जाहिर करता है, और ये दोनों एक दूसरे की फितरत को कितना बेहतर जानते हैं इसको भी जाहिर करता है। 2004 में दोनों के दरमियान कहा यह जाता है कि किसी पाम बीच की जायदाद के ऊपर किसी बात पर राय हो गई। इस पे ये इत्तेफाक नहीं किया इन्होंने, और पाम बीच में एक दरअसल मेंशन था जो ये दोनों हासिल करना चाहते थे। और ट्रंप आपको पता है कि बीइंग अ प्रॉपर्टी डीलर और बीइंग अ प्रॉपर्टी टाइकून, तो वो तो प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं बख्शता। तो ये इस बात के ऊपर दोनों की कोई चपकलिश हो गई और ट्रंप ने एप्स्टीन को कहा कि ये नाकाबिले एतमाद आदमी है और कहा कि वो उससे दूर रहते हैं। लेकिन ये दूर होने का दावा कितना सच्चा था, अब ये सवाल उठता है। क्योंकि 2005 में जब एप्स्टीन की फ्लोरिडा में तहकीकात शुरू हुई तो ट्रंप ने कहा कि वो एप्स्टीन को उन्होंने कई साल से नहीं देखा है। 2008 में जब एप्स्टीन को एक मीठी सी डील मिली तो ट्रंप खामोश रहे। फिर 2017 में सदर बनने के बाद ट्रंप ने एलेक्स एकोस्टा को लेबर सेक्रेटरी नामजद किया, वही एकोस्टा जो एप्स्टीन की स्वीट डील के जिम्मेदार थे। एकोस्टा ने बाद में इस्तीफा दिया जब एप्स्टीन की कहानी फिर से सामने आई। यह हर थोड़ी देर के बाद रीसर्विस हो जाती है। 2017 में एप्स्टीन ने सहाफ़ी माइकल वुल्फ से एक इंटरव्यू, उनको बहुत से इंटरव्यूज दिए। इनमें उन्होंने दावा किया, ये वही माइकल वुल्फ हैं जिन्होंने के सवाने हयात लिखी हुई है गलबन ट्रंप की। तो इनमें ये जो इंटरव्यूज इनके हुए इसमें उन्होंने दावा किया कि ट्रंप ने मेलानिया के साथ पहली बार लोलेटा एक्सप्रेस में मुलाकात की थी
और वो वहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा था और कहा कि वो 10 साल तक ट्रंप के करीबी दोस्त रहे हैं। ये इंटरव्यूज एक किताब के लिए थे और ये बताते हैं कि एप्स्टीन ट्रंप के बारे में बहुत कुछ जानते थे। अब 2019 की तरफ आते हैं। जुलाई में एप्स्टीन न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हुए जिनसी ट्रैफिकिंग के इल्जाम में। मीडिया में इनके जराइम की पूरी कहानी सामने आई। 1 माह बाद जेल में उन्होंने खुदकुशी कर ली। 2020 में मैक्सवेल गिरफ्तार हुई। ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं उसे कई बार मिला हूं, खासतौर पर पाम बीच में रहने की वजह से। मैं उसकी भलाई के लिए दुआ करता हूं। अब ये अल्फाज बहुत ज्यादा मुतनाज़े थे। एक शख्स जो कि मुजरिम है, उसने इतनी कम उम्र, 9 उम्र लड़कियों को, बच्चियों को फंसाया, उनकी जिंदगियां बर्बाद की, और आप उनको खैर सगाली के पैगामात दे रहे हैं, उनकी भलाई के लिए दुआ कर रहे हैं। ये आज भी ये एक ऐसा बयान है जो कि ट्रंप को हॉन्ट करता है। 2024 में सदारती मुहिम के दौरान पूछा गया कि क्या आप एप्स्टीन फाइल्स जारी करेंगे। ट्रंप ने कहा, हाँ जी, मैं JFK और 9/11 की तरह ये भी करूंगा। लेकिन फिर हिचकिचा कर कहा, शायद कम, क्योंकि वहां झूठी चीजें भी हो सकती हैं। शायद उन्हें ख्याल आ गया हो कि इसमें तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और शायद पर्दा नशीनों के नाम आएंगे तो मेरा नाम भी आ जाएगा। खैर, ये क्या साराहियां हैं जब तक कि फाइल्स पूरे तरीके से डिस्क्लोज नहीं होती। 2025 में ट्रंप दोबारा सदर बने। उनकी इंतजामिया ने एप्स्टीन फाइल्स की उनको जो पब्लिक करना था उसको रोक दिया। वही में अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, उन्होंने ट्रंप को बताया कि उनका नाम फाइल्स में है। फिर सिर्फ कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स जारी किए गए और ट्रंप के साबिक वकील, जो कि अब डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, टॉड बलांच, उन्होंने मैक्सवेल से जेल में कहा यह जाता है कि 9 घंटे की मुलाकात की, और अफवाहों में कहा जाता है कि ये ट्रंप की हिफाजत का सौदा था। इसके कुछ दिन बाद यह भी इल्जाम लगता है कि मैक्सवेल को एक कम सिक्योरिटी जेल में मुंतकिल कर दिया गया, जो क्लब फीड कहलाता है। अब कहा यह जाता है यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं। उनको डेली एक्सरसाइज के लिए लेके जाया जाता है, उनको डेली पपी टाइम दिया जाता है, उनको बहुत खुसूसी तौर पर जो स्टाफ के कमरे हैं वहां तक रसाई हासिल है। और लोग ये कहते हैं कि ये उस 9 घंटे की मुलाकात का नतीजा है और ट्रंप के बारे में मुंह ना खोलने की मुआवजे के तौर पर दिया जा रहा है। क्या हकीकत, क्या फसाना, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, ये सब कुछ हमें ये बताता है फिलहाल कि ट्रंप और एप्स्टीन की रफाकत तवील थी, और अब जब ट्रंप इक़्तिदार में हैं, ये फाइल्स छुपाई जा रही हैं, बावजूद इसके कि वादा किया गया कि हम इनको पब्लिक करेंगे। बरसों में इस केस में क्या हुआ, आइए जरा एक क्विक सा रन डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ होता रहा है इस पूरे अरसे में। तो जनाब, सबसे पहले 1992 में ट्रंप और एप्स्टीन मर-आ-लागू में मिले। वीडियो में हंसते हुए उनको देखा जा सकता है। 1993 में कैफे इफ्तिताह और ट्रंप की शादी में दावत दी गई। 1995 में मारिया फार्मर का वाकया एप्स्टीन के दफ्तर में पेश आया। 1993 से 97 तक ट्रंप 8 बार लोलिटा एक्सप्रेस पर सफर करते हैं। 1997 में विक्टोरिया सीक्रेट पार्टीज, मार-आ-लागू फोटोज और वर्जीनिया ग्यूफ्रे की भर्ती। 1999 में ट्रंप एप्स्टीन को टेरिफिक गाय कहते हैं। 2002 में ट्रंप का मशहूर इक्तबास, जवान लड़कियां पसंद हैं। 2004 में जायदाद की लड़ाई, ट्रंप दूर होने का दावा करते हैं। 2005 में फ्लोरिडा तहकीकात शुरू होती हैं। 2008 में एप्स्टीन की मीठी डील होती है। 2017 में एकोस्टा की नामजदगी, जो कि वुल्फ के इंटरव्यूज होते हैं। फिर 2019 में एप्स्टीन गिरफ्तार होते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। 2020 में मैक्सवेल गिरफ्तार होती हैं। ट्रंप उनके लिए खैर सगाली की दुआ देते हैं और 2024 में फाइल्स जारी करने का वादा करते हैं, और 2025 में फाइल्स नहीं जारी करते। बॉन्डी ब्लांच की कार्रवाइयां होती हैं, 9 घंटे की मुलाकातें होती हैं, और मैक्सवेल को एक कम सिक्योरिटी के जेल में मुंतकिल कर दिया जाता है। और अब नवंबर 2025 में ये नई ईमेल्स, ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ये कहानी तो फिर से शुरू हो रही है। अब हम पहुंचते हैं सबसे ताज़ा खबर पर। ये 3 ईमेल्स ये एप्स्टीन के असासों से मिली हैं, उसकी वो जो सारा स्टैक है वहां से मिली हैं, और हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने 12 नवंबर 2025 को जारी की हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये कहती क्या है। अच्छा, पहली ईमेल 2011 की है। इसमें एप्स्टीन लिखते हैं कि ट्रंप, अब आप अल्फाज देखिए, ट्रंप वो कुत्ता है जो अभी भौंका नहीं है, और कहते हैं कि एक शख्स जो रिपब्लिकन्स के मुताबिक वर्जीनिया गुफरे थी, जो अप्रैल 2025 में खुदकुशी कर चुकी थी, कहते हैं कि मेरे घर में उसके साथ ट्रंप ने घंटों गुजारे थे। नाम वैसे उन्होंने
रेडिकेट किया हुआ है। लेकिन ये वाजह है कि ट्रंप और गियोफ्रे एप्स्टीन के घर में मिले थे। गियोफ्रे की याददाश्त में लिखा है कि ट्रंप से उनकी अ, अच्छी सेटिंग की नौकरियों पर दोस्ताना बातें भी हुई थी। दूसरी ईमेल 2019 की है। एप्स्टीन लिखते हैं कि ट्रंप ने गिलेन मैक्सवेल से कहा था कि मरा लगू से मुलाजमीन की भर्ती रोक दो, जैसा कि वो कह रहे थे कि जी मुझे, और फिर यकीनन उन्होंने कहा कि वो लड़कियों के बारे में जानते थे क्योंकि उन्होंने गिलेन मैक्सवेल से रुकने को कहा। ये बात ये बराह रास्त बताती है कि ट्रंप को एप्स्टीन की लड़कियों की भर्ती का इल्म था। तीसरी ईमेल 2025 की है। एप्स्टीन जो है वो माइकल वुल्फ को लिखते हैं कि ट्रंप अपने माजी की रफाकत के बारे में सवालात का क्या जवाब देंगे, खासतौर पर सीएनएन की डिबेट में। इसमें फोटोज का जिक्र है 1990 की दिहाई में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड को। एप्स्टीन ये कहते हैं कि मैंने अपनी 20 साल गर्लफ्रेंड को मैंने ट्रंप के हवाले कर दिया था कि चल ये तू रख। जब इनका उससे ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने ट्रंप को हैंड ओवर कर दिया। और एप्स्टीन का कहना है कि मैं जानता हूं कि डोनाल्ड कितना गंदा आदमी है। ये ईमेल्स जो हैं ये ओवरसाइट democrats.house.gov पर दस्तयाब भी हैं, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। ये जाहिर करती हैं कि एप्स्टीन और मैक्सवेल ट्रंप को बहुत अहम समझते थे और उनके पास ट्रंप के बारे में हसास मालूमात मौजूद थी। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं जनाब कि ये जो ईमेल्स हैं ये ट्रंप की एप्स्टीन से रफाकत पर क्या रोशनी डालती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है ट्रंप को कब और क्या मालूम था। 2019 वाली ईमेल बताती है कि ट्रंप जानते थे कि मरा लगू से लड़कियां भर्ती हो रही हैं और उन्हें मैक्सवेल को रोका भी था। लेकिन क्या वो जानते थे कि ये लड़कियां कम उम्र थीं और इस्तेहसाल हो रहा था उनका? गियोफ्रे की मिसाल से लगता है कि हाँ, उन्हें मालूम था। 2011 वाली ईमेल गियोफ्रे के ट्रंप से एप्स्टीन के घर में मिलने की बात करती हैं, जो ट्रंप के दावे की खिलाफ वर्जी है कि वो दूर रहे कि जी मैं तो 2004 के बाद मिला ही नहीं हूं, मेरी तो इससे लड़ाई हो गई थी। इससे ये पता चलता है कि जनाब 2011 तक भी दोनों की दोस्ती थी और ट्रंप उनके घर जा रहे थे और वहां पर गियोफ्रे जैसी खवातीन से मुलाकात भी कर रहे थे। मैक्सवेल ने अदालत में कहा था कि ट्रंप कभी एप्स्टीन के घर नहीं गए और वो करीबी दोस्त नहीं थे, लेकिन ये ईमेल इसे झुटला देती है। मैक्सवेल ने जवाब में लिखा, मैं इस बारे में सोच रही थी। 2015 वाली ईमेल जो लेवरेज की बात करती है, एप्स्टीन जानते थे कि ट्रंप के गंदे कामों के बारे में उनको इल्म है और ये उन्हें दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। ये सवालात उठाती है कि क्या ट्रंप ने एप्स्टीन की कानूनी लड़ाइयों में उसकी कोई मदद की, जैसे प्रिंस एंड्रयू, जो कि अब सिर्फ एंड्रयू हैं, उस वाले केस में, या 2019 के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तहकीकात में। क्या ट्रंप ने इसमें कोई किरदार अदा किया? ट्रंप की व्हाइट हाउस में जो तर्जुमान है उन्होंने जवाब दिया है कि ये ईमेल्स कुछ भी साबित नहीं करती, अलबत्ता ये दिखाती हैं कि सदर ट्रंप ने कुछ गलती नहीं की। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर इल्जाम लगाया कि ये सियासी हमला है, लेकिन ये सवालात अब खामोश नहीं होंगे। मामला कुछ यूं है। आइए जरा थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, गियोफ्रे की कहानी को देखते हैं। वो 16 साल की थी जब भर्ती हुई। ट्रंप ने तस्लीम किया कि वो स्पा में काम करती थी। क्या ट्रंप ने देखा कि मैक्सवेल वहां लड़कियों को तलाश कर रही हैं, उनको भर्ती कर रही हैं, रिक्रूट कर रही हैं? 1999 में टेरिफिक गाय वाला बयान क्या ये इशारा करता था, क्या बताता था? 2002 का इकतबास है कि जवान लड़कियां, मुझे पता है कि जी जितनी जवान उतनी बेहतर, ये इसको पसंद है। ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि वो शायद एक दूसरे के, दे वर पार्टनर्स इन क्राइम एंड दे न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन। एप्स्टीन की 2017 वाला जो इंटरव्यूज में ट्रंप के बारे में जाती तफसीलात हैं, जैसे मिलेनिया की बात उसने की है, ये बताती हैं कि रफाकत बहुत गहरी थी। और अब 2025 में जब ट्रंप सदर हैं, फाइल्स को पब्लिक नहीं किया जा रहा, मैक्सवेल से मुलाकात हुई है, ये सब मशकूक हैं और शकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि क्या ट्रंप इनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आखिर में देख लेते हैं कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जनाब, सियासी ये ईमेल्स जो है ये ट्रंप की इंतजामिया पर दबाव बढ़ाएंगी। जीओपी में कुछ अरकान फाइल्स जारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि सिर्फ बहुत ही बुरा या आमक रिपब्लिकन इस जाल में फंसने का, डेमोक्रेट्स जो हैं वो उसे इस्तेमाल करेंगे और 2026 के इलेक्शंस पे इसका असर होगा। लेकिन मामला कुछ हुआ है जनाब कि अगले हफ्ते हाउस में इन फाइल्स पर को जारी करने या ना करने पर वोटिंग होने जा रही है। और मसला यह है कि बहुत से रिपब्लिकन्स इसके हक में वोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा मामला है। बहुत से रिपब्लिकन्स ने खुलकर इस पर बात की है कि जनाब हमारे घर में हमारे भी बच्चे हैं, अगर किसी के बच्चे के साथ ही हो रहा है हम ये नहीं कर सकते।
और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये सियासतदान इसलिए भी परेशान हैं और घबराए हुए हैं कि ये ट्रंप की जो मागा बेस है वो भी इस मौजू पर सख्त डिवाइडेड है और उनमें भी बहुत गम गुस्सा है और लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। और ये जितने सियासतदान हैं ये डरे में हैं कि अगर हमने इस वक्त इस चीज़ का साथ ना दिया कि सच्चाई सामने आए तो वापस हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बैकलैश आएगा, हमारे ऊपर सवालात किए जाएंगे। ट्रंप के लिए या आने वाले चंद रोज, ये जो हफ्ता एक आध है, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। और क्या बनेगा आगे, क्या ये रिपब्लिकन इस चीज के लिए वोट करेंगे जनाब, क्या पब्लिक करें, तो फिर तभी मालूम होगा। इससे पहले और भी मीडिया में कुछ लोग जो हैं कंस्पिरेसी थेरिस्ट हैं, वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जी ट्रंप ने इन फाइलों में पहले से रद्दोबदल कर दी हुई है, शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा लोग ये भी देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मिड टर्म इलेक्शंस जो आ रहे हैं अगले साल, उसके ऊपर इसका एक बहुत सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ट्रंप का नाम इसमें आता है या ये पता चलता है कि ट्रंप झूठ बोलते रहे हैं, छुपाते रहे हैं सच्चाई को, और उनको पहले से इल्म था, उन्होंने उनको रोका नहीं, उसके ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने एप्स्टीन के साथ ताल्लुक रखा और उसके बाद लोगों से झूठ बोलते रहे कि मुझे तो कुछ पता नहीं है। बल्कि सिर्फ 2026 के मिड टर्म ही नहीं, बल्कि शायद 2028 के इलेक्शंस पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़े। इसके अलावा कानूनी असर कि ये फाइल्स मुकम्मल जारी हुई तो ट्रंप पर मजीद इल्जामात आ सकते हैं। गिफ्रे जैसी मुतासरीन की फैमिलीज मुकदमात दायर कर सकती हैं। मैक्सवेल की मुंतकिली अगर सौदा साबित हुई तो अटॉर्नी जनरल जो है पैम बॉन्डाई, उन पर सवालात उठ सकते हैं। इसके समाजी असरात क्या होंगे? ये कहानी जिनसी इस्तेहसाल के मुतासरीन की आवाज़ को मजबूत करती है। एप्स्टीन केस ने मी टू मूवमेंट शुरू कर दी थी और ट्रंप जैसे ताकतवर लोगों की शमूलियत से लोग मजीद बेदार होंगे। ये बताता है कि दौलत और ताकत जराइम को छुपा सकती है, लेकिन सच आखिरकार सामने आकर रहता है। अमरीकी अवाम के लिए ये एतमाद का बहरान है। सदर का एप्स्टीन जैसे मुजरिम से राब्ता और फाइल्स छुपाना जमहूरियत पर सवाल उठाता है। क्या ये हुकूमत शफाफ है या नहीं? ये थी जनाब जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप की कहानी, इसकी एक तफसीली जायजा। और 1992 से 2025 तक फैली हुई इनकी दोस्ती, यारी, दोस्त और इकरार और इनकार की सारी दास्तान। ट्रंप ने कुछ छुपाया नहीं छुपाया, लेटेस्ट ईमेल्स, ऐसा लग रहा है अगले हफ्ते हाउस में इसके ऊपर वोटिंग होने जा रही है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? क्या ट्रंप बेगुनाह हैं या क्या आपके ख्याल में वो कुछ छुपा रहे हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।